करो। पिछला दिन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। पिछला दिन आप आए थे तो नॉर्मली बात करके छोड़ दिए थे। आज बात नहीं करनी है, बात से पढ़ाई शुरू होगी। तो कुछ लिखे थे कॉपी में, कुछ की नहीं? चलिए शुरू कीजिए। तो लिखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेवल 9 एंड 10। आज आपका पढ़ाई का पहला क्लास है और इसमें हम आपको पहले बता दें कि आपका सिलेबस अभी हम तुरंत शुरू नहीं कर रहे हैं। पहले आपको थोड़ा बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आप हमारी बातों को समझ सकें। क्योंकि 9th-10th में केमिस्ट्री जनरली आपकी उतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी अच्छी मैथमेटिक्स और फिजिक्स होती है। इसीलिए 9th-10th के कुछ बातों को करेंगे हम लोग। तो ये आपका पहला क्लास है और यहाँ से चलिए बेसिक से शुरू कीजिए। सबसे पहले हम एक टेबल लिखते हैं। यह टेबल परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान तथा संकेत से संबंधित है। तो नीचे स्टार लगाइए, लिखिए। सभी लोग कॉपी ले लिए हैं? कॉपी सभी लोग ले लिए हैं? बढ़िया वाला एक कॉपी ले लीजिए और उसी कॉपी में लिखना है। उस कॉपी में केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? और फेर रफ सब यहीं करना है। घर पे जाके बस पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो दूसरा काम दिया जाए वो कीजिए। ये नहीं कि घर पर गए अब इसको फेर कर रहे हैं। 11th-12th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक बार यहाँ लिखे फिर एक बार घर पर जाकर फेर बनाए। ये सब नहीं करना है। तो इस टेबल में हम लिखेंगे अभी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान तथा संकेत से संबंधित बात। चलिए यहां तक पहुंचिए। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप यहां के बहुत सारी बातों को पहले से भी जान रहे होंगे। सबसे पहले अभी तक कितने तत्वों का खोज हुआ है? 118। चलिए बहुत बढ़िया। उस तत्व में कुछ तत्व का नाम बताइए तो शुरू से। क्या क्या जानते हैं आप? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब जान रहे हैं आप। तो पहले ये आप जानिए कि ये जो आप नाम बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये क्या है, इसको समझिए पहले। जैसे हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ हम बहुत तरह की चीज़ों को देखते हैं। जैसे आप अभी ही देखिए ना, जिस बेंच पर बैठे हुए हैं उस बेंच के ऊपर पर प्लाई लगा हुआ है, यानी लकड़ी का चीज़ है वो। अच्छा, वो लकड़ी का चीज़ जिस पर रखा हुआ है वो किस चीज़ का है? लोहा का। तो आप जो ये बोलते हैं लोहा का है, आप बोलते हैं काठ है, ये एल्युमिनियम का बर्तन है, ये कॉपर का तार है, ये एल्युमिनियम का तार है, ये सोना का चेन है, ऐसा इस तरह का बात आप बोलते हैं। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, इस जगह पर भगवान ने नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से बहुत सारा संसाधन हमको दिया है, जिसका यूज हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए करते हैं। उसी को मॉडिफाइड कर देते हैं। जैसे लोहा का बेंच बन गया, लोहा का कभी खिड़की बन जाता है, लोहा का बस, गाड़ी, ट्रक बन जाता है। तो उसी चीज़ का हम अपने उपयोग के अनुसार जगह जगह पर यूज करते हैं या उस चीज़ को लगाते हैं। तो इसमें जैसे ये काठ का चीज़ रखा हुआ है, यह भी एक तत्व है। लकड़ी कोई भी होता है ना, वो कार्बन होता है। अब जैसे ये लोहा का बेंच है,
तो ये लोहा का तत्व है। यदि आप कोई आभूषण कुछ पहने हुए हैं, जैसे चेन, तो ये सोना का है। जैसे देखो ये सोना का है, इसी में प्लेटिनम का भी होता है, अल्युमिनियम का भी होता है, टीन का भी होता है। तो अलग अलग तरह का बहुत सारा चीज है हमारे आसपास। हम सांस ले रहे हैं, अब सांस के रूप में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन तो सांस के रूप में लेते हैं, लेकिन हवा के रूप में तो और भी बहुत सारा गैस हमारे अंदर जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर जाता है। छोड़ते तो हैं कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा। वायुमंडल में बहुत सारा गैस है। तो इसी तरह से आप मेला में बैलून एक खरीदते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, देखते हैं ऊपरे भागने के लिए परेशान रहता है, सबसे हल्का गैस होता है ये, इसलिए ऊपर भागता है। तो सारे कंसेप्ट को हम लोग वो सब चीज़ों को धीरे धीरे सब एक्सप्लोर होगा। तो इस तरह से हमारे अगल बगल बहुत तरह का तत्व है, अलग अलग तरह का पदार्थ है, और उस पदार्थ में अलग अलग तरह के तत्वों की कुल संख्या कितनी खोजी गई है अभी तक? 118, जिसमें सबसे पहला नाम है हाइड्रोजन का, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है बेरिलियम। इसी तरह से ये 118 तक बढ़ता चला जाता है। अब देखो, इसको हम नाम के तौर पर तो याद रखते ही हैं, लेकिन उस नाम से संबंधित, उस तत्व से संबंधित उसके कुछ प्रॉपर्टीज होता, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसको हमको याद रखना होता है। उसको भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम उसी सारे तत्वों के नाम को जानेंगे जिसको समझकर हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। इसीलिए हमारा टेबल आ गया। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल देखिए, जो टेबल अभी आप बनाएंगे उसमें टोटल 3 कॉलम होगा। इस 3 कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे परमाणु संख्या को। बहु बताओ, परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं? सॉरी, इंग्लिश में किस चीज से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। और इसको सूचित किस चीज से किया जाता है? जेड से। परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं? जेड से। बीच में हम लोग लिखेंगे संकेत। संकेत को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंबल। हम हर एक चीज का इंग्लिश तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका इंग्लिश लिखेंगे। और लास्ट में है परमाणु द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एटॉमिक मास, और इसको सूचित किस चीज से किया जाता है? ए से। तो यही होगा हमारा टेबल। अभी आप कुछ लिखना मत, अभी आप सिर्फ देखो। ये सब लिख चुके हो, ये इसके ऊपर लिख चुके हो ना, तो अभी आप कुछ मत लिखो, अब बैठो आराम से। अब बताओ, परमाणु संख्या 1, इसका भी अपना मतलब होता है, लेकिन परमाणु संख्या 1 होता किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का संकेत कैपिटल एच या स्मॉल एच? कैपिटल एच। परमाणु द्रव्यमान कितना? 1। चलिए, बहुत बढ़िया। परमाणु संख्या 2 किसका होता है? हीलियम का। सिंबल किस चीज से? एच ई से। तो हम ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है? क्या गलती है इसमें? एच कैपिटल होगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये भी गलत है। क्या गलती है इसमें? ये स्मॉल होगा। इसका मतलब है कि आप इसकी बारीकी को जानते हैं। अब सही है? चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो सुनिए। तत्व का सिंबल, तत्व का संकेत प्रायः 1 या 2 लेटर में होता है। यदि किसी तत्व का सिंबल एक ही लेटर का है, जैसे हाइड्रोजन, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखाएगा। और यदि किसी तत्व का सिंबल 2 लेटर में है, तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखाएगा और दूसरा लेटर स्मॉल लिखाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। यदि आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आपको देखिए किस तरह का कन्फ्यूजन होगा, ये हम आपको बताते हैं। केमिस्ट्री में ये दोनों होता है। बताइए तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों CO है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? C और O दोनों कैपिटल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक तत्व नहीं है,
यहां पर दो तत्व है, कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर एक लेटर कैपिटल है और एक लेटर स्मॉल है, इसका मतलब है कि ये दो तत्व नहीं है, ये एक ही तत्व है। और इसका नाम क्या है? कोबाल्ट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए बात को? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कुछ लोगों को देखते हैं H2SO4 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। H2SO4 किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं H2SO4। बताइए तरीका सही है या गलत? गलत है। क्या गलती है इसमें? इसमें O कैपिटल होना चाहिए था, H2SO4 ऐसे लिखाएगा। तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे आप। और सुनिए, कुछ जगह पर लोगों को जीरो में और ओ में कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी आप दुरुस्त कर लीजिए। जीरो जो लिखाता है ना वो अंडाकार लिखाता है, मतलब थोड़ा लंबा, और ओ जो लिखाता है वो पूरा का पूरा गोल। समझे दोनों में अंतर क्या है? ओ जो है वो पूरा का पूरा गोलाकार होता है और जीरो जो है वो थोड़ा अंडाकार होता है। जैसे आप 20 लिखेंगे तो 20 ऐसे लिखेंगे, आई बात समझ में? और यदि आप 1 लिखेंगे तो 1 ऐसे लिखेंगे। देखिए दोनों में अंतर नजर आ रहा है। और यदि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो मोबाइल में तो टाइपिंग आप करते ही होंगे, तो टाइपिंग में एक बार जीरो लिखिएगा और एक बार ओ लिखिएगा और दोनों को बारीकी से देखिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो आपको समझ में आएगा कि जीरो और ओ होता तो गोल ही है दोनों, लेकिन फिर भी दोनों के लिखने के तरीका में अंतर है। जीरो थोड़ा लंबा लिखाएगा, ओ हमेशा गोल लिखाएगा। तो बताओ हीलियम का परमाणु भार कितना? 4। तो जो समझाने लायक बात था वो आप समझ चुके हैं। अब फटाफट इस टेबल को हम पूरा करेंगे, ठीक है? लिखिए तो इतना। आप सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि क्लास हर हाल में आपका रेगुलर होना चाहिए। अब्सेंट कर करके पढ़िएगा तो यहाँ मत आइएगा। रेगुलर रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा, तभी हम आपको पढ़ा पाएंगे। अब एक आध 2 दिन क्लास अब्सेंट हो गया तो चलो ठीक है, लगातार अब्सेंटे कर रहे हैं, एक सप्ताह हम 2 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। अब कभी मान लो बहुत अर्जेंट हो गया, एकदम ज़रूरी था जाना तो चले गए, चलिए ठीक है, फिर भी अगला दिन उस क्लास को मेंटेन करके तब क्लास में बैठेंगे। टेबल को आगे बढ़ाएं। परमाणु संख्या 3 किसका होता है? लिथियम। परमाणु द्रव्यमान 7। परमाणु संख्या 4 किसका होता है? बेरिलियम। इसका परमाणु भार होता है 9। लिखा गया। इस 4 को जो है ना 10 तक कंटिन्यू कीजिए तो नीचे। समझे हम क्या बोले? ऐसे 4 तो हो ही गया, 4 हो गया था ना पीछे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बताओ 5 किसका होता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
बोरोन का परमाणु भार 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20। अरे वो एक आदमी जब तो पर्दा सटा लो तो रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे, पूरा बढ़िया से सटा दो दोनों तरफ से। चलिए अब बताइए, अब 11 से लेके 20 तक लगातार लिख लो, या 11 से 15 तक लिखो पहले। 11, 12, 13, 14, 15। 11 किसका होता है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। आप देखिए सिंबल लिखने में यदि एक लेटर है तो हमेशा हम कैपिटल लिख रहे हैं, और 2 लेटर का है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लिख रहे हैं। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, अल्मुनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31। इसमें एक 2 और एडजस्ट हो जाएगा। 16 सल्फर होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। 17 क्लोरीन होता है जिसका 35.5 होता है। ये जो पहला पेज अभी आप लिख रहे हैं इसका ज़रूरत सब दिन पड़ता है, और एगो बड़ा अफसोस का बात है कि इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी आपको याद नहीं रह पाता है पूरे 12th में कि किसका परमाणु संख्या कितना है, किसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, और आप गड़बड़ाते रहते हैं। तो ये आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। आगे बढ़ें। अब 18 से लेके 25 तक लगातार लिख लो। यदि छूट जाए तो बोलना, हम वापस ला देंगे, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। चलो 24 तक ही आया तो यहीं तक लिखते हैं। 18 बताइए किसका होता है? आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ऑर्गन का कितना होता है एटॉमिक मास? 40, पोटासियम का 39, कैल्शियम का फिर 40, स्कैंडियम का 45, टाइटेनियम का 48, वेनेडियम का 51 और क्रोमियम का होता है 52। माधव थोड़ा इधर आना तो। फिर 25 से चलते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30। 25 होता है मैग्नीज का, 26 होता है आयरन का, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका एटॉमिक मास होता है 55, इसका होता है 56, इसका होता है 59, इसका भी होता है 59, इसका होता है 63.5 और इसका होता है 65। तो नहीं बोलो तो उसको आने के लिए ऑफिस में एक लड़का होगा, कोई एक आदमी जाओ ना। देखो ऑफिस खुला हुआ है, बोलो सर बुला रहे हैं। इस सबको एक एक पीरियडिक टेबल दे दो तो अभी तुरंत। अब सुनिए, ये 118 गो तत्व है और 118 तत्व को नहीं याद करना है,
1 से 30 तक लगातार आपको याद करना है कि किसका परमाणु संख्या क्या है, किसका संकेत क्या है और किसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। इसके अलावे मात्र 6 गो तत्व और है या 5 गो तत्व और है जिसको आपको याद रखना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है। कहे कि 118 हो तो हमको भी नहीं याद है, इसलिए क्योंकि सबका जरूरत पड़ता नहीं है। लेकिन यदि तुमको जरूरत पड़े मान लो तो पीरियडिक टेबल तुमको हम दे रहे हैं, तुम उससे देख के पता कर लेना कि किसका क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कॉपी में होना चाहिए, इसीलिए कॉपी में आप लिख रहे हैं। तो 30 तक आप लगातार लिखे हैं, अब आप 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ के अब थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखिए। जैसे एटॉमिक नंबर 35, बाबू एटॉमिक नंबर 35 होता है ब्रोमीन का और इसका एटॉमिक मास 80 होता है। देखें तो एक पीरियडिक टेबल, जो जो इंपॉर्टेंट है वो छांट छांट के हम आपको लिखवा देते हैं। तो आप इस अभी आप पीरियडिक टेबल को ले लीजिए, कॉपी के नीचे रख लीजिए, हम इस पर बात करेंगे, अभी आप उसको देखिए मत। हम बाद में इस पर बात कर लेंगे, पहले अभी आप इस टेबल को पूरा कीजिए। ब्रोमीन के बाद सिल्वर 47, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। सिल्वर जिसको चांदी आप कहते हैं, संकेत होता है Ag और एटॉमिक मास होता है इसका 107। नहीं 107.8 लिखा हुआ है, इसको आप 108 लिखेंगे, सॉरी गलती लिखा गया, 108 होता है, 108 ही होता है। कैडमियम, इंडियम ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 और इसका एटॉमिक मास होता है 127। एक बेरियम लिख लेंगे जिसका 56 होता है Ba और ये 137 होता है इसका एटॉमिक मास। एक है मरकरी Hg जिसको आप पारा कहते हैं, इसका होता है 200.5। तीस के बाद क्या गो लिखा है तनिक के बताओ? 5 गो। एक और लिख लेंगे 82 Pb लेड, इसका होता है 207। ब्रोमीन का 127 होगा, सॉरी 80 होगा। आयोडीन का 127, ब्रोमीन का 80। ये पीछे यहां लिखा हुआ है, ये ब्रोमीन यहां लिखा हुआ है 35 एटॉमिक नंबर, ब्रोमीन का सिंबल Br और एटॉमिक मास 80। अब देखिए बस यही 6 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप BSc तक पढ़ोगे, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और यदि ज़रूरत पड़ा तो पीरियडिक टेबल से देख लेंगे, हम लोग भी देख के यूज करते हैं, लेकिन इतना याद होना चाहिए स्पीड पकड़ने के लिए। चलिए अब सभी लोग अपना अपना पीरियडिक टेबल निकालिए, तो निकालिए पीरियडिक टेबल, मिला हुआ है सबसे पहले आप ये जानिए कि इसके पीछे पीरियडिक टेबल आपका ये है और इसके पीछे में ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये फॉल्स है, इस पर ध्यान आपको नहीं देना है। ये 4 साल पहले ही छपा था, उस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का कुछ डिस्काउंट में चल रहा था तो फीस वगैरह लिखा हुआ है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आप सामने सिर्फ पीरियडिक टेबल पर ध्यान देंगे। अब बात करें इस पर, सुनो, हाइड्रोजन को तनी देखो, तो हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और तनी उसका एटॉमिक मास देखो, तो हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे में क्या लिखा हुआ है? 1.008।
देखिए अब हाइड्रोजन के ठीक नीचे में लिखा हुआ है 1.008। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एग्जैक्ट एक नहीं होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? 1.008, लेकिन हम लोग लिखे कितना है? 1। अब आइए हीलियम पर। हीलियम का देखिए लिखा हुआ एटॉमिक मास 4.003 है ना लिखा हुआ, लेकिन हम लोग लिखे क्या है? 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप कितना रटे हुए हैं? 16। तनी ऑक्सीजन का देखिए कितना लिखा हुआ है? 15.999। आप एक चीज देख रहे हैं कि एग्जैक्ट किसी का नहीं है 15.999, तो इसी को हम लोग लगभग कितना मान लिए? 16। तो सबसे पहली बात हम आपको इसमें यह समझा दें कि एटॉमिक मास के पीछे जो आप लिखते हैं उसमें और जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ रहता है इसमें क्या अंतर है। पीरियोडिक टेबल में जो लिखा हुआ है वह एग्जैक्ट वैल्यू है और जो हम लोग लिखते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू है। और हम याद भी करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को याद नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, तुम ये बताओ कि 16 गुना 3 कितना होगा? 48। कितना फटाक से जवाब दे दिया। अब तुमको हम पूछते हैं कि 15.999 गुना 3 कितना होगा? तो इसको तो गुना करने के लिए तब आप तो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ तो गुना करना पड़ेगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा। अब आप कहेंगे कि 9 तिया 27 को 7 बचा दो, फिर 9 तिया 27 2 29, फिर 9 तिया 27 2 29, 15 तिया 45 3 सॉरी 15 तिया 45 2 47। तो आंसर कितना आया? 47.997। तो भाई 47.997 तो लगभग कितना के बराबर है? 48 के। अच्छा 15.99 लगभग किसके बराबर है? 16 के। तो आप ये बताइए कि आंसर आपको यहाँ भी 48 आया, आंसर आपको यहाँ भी 48 आया। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगा, लेकिन लगभग वैल्यू तो ठीक है ये। तो क्या जरूरत है इतना गुना भाग करने की? केमिस्ट्री में ऐसे ही गुना भाग बहुत ज़्यादा होता है। तो केमिस्ट्री का कैलकुलेशन ना बड़ी लेंदी होता है, बड़ी भारी भारी कैलकुलेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में तुमको एटॉमिक मास को लिखने के लिए आना चाहिए पीरियोडिक टेबल से देख के। तो इसका क्या कंसेप्ट है इसको समझिए। जैसे किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है 14.243, ये लिखा हुआ है, और किसी दूसरे तत्व का लिखा हुआ है 14.837, और किसी और का लिखा हुआ है मान लो 14.502 ऐसे। तो यदि दशमलव के बाद 5 से नीचे की कोई संख्या है, दशमलव के बाद 5 से नीचे की कोई संख्या है, तो दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है उसको छोड़ देंगे। तो बताइए कितना लिखेंगे इसको? 14। यदि दशमलव के बाद 5 से ज्यादा की कोई संख्या है तब फिर अगला नंबर पकड़ लेंगे। बताइए क्या? 14 से आगे बढ़ के क्या लिखेंगे? 15। और यदि लगभग सारहे के स्थिति में आ रहा है, मतलब 0.5 या 0.445, तो इसको हम लोग लगभग 14.5 लिखते हैं। तो हम लोग लगभग में लिखते हैं। चलिए इसी सिलसिले में आप 2 तत्व का दशमलव में लिखे हैं, देखिए आप 2 नहीं, हाँ आप 2 का लिखे हैं दशमलव में, नहीं 3 का लिखे हैं आप दशमलव में। आप लिखे हैं एगो 17 का, एगो लिखे हैं 29 का, और एगो लिखे हैं 80 का, लिखे हैं। सब में आप देखिए 0.5 क्लोरीन में लिखे होंगे 35.5, इसमें कॉपर में लिखे होंगे 63.5, और मरकरी में लिखे होंगे 80.5। तो एक बार हम इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने ना टाइप की है, तो ये तो लिखा हुआ मिलता है हर जगह। तो बताइए क्लोरीन का कितना लिखा हुआ है? क्लोरीन का लिखा हुआ है 35.453। तो बताओ 35.453 तो लगभग 5 लास्ट में तो पकड़ ही रहा है ना, तो हम इसको लगभग लिख देते हैं 35.5। कॉपर में जाओ, कॉपर का लिखा हुआ है 63.5, कितना है? 546। तो इसको भी हम लगभग कितना लिख दिए? 63.5।
और मरकरी का देखो, इसको इसका लिखा हुआ है 200.59, तो 200.5 तो 9 है, तो थोड़ा घटा के लिख दिए 200.5। अब समझ में आया कि 0.5 कैसे लिखे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किसी अन्य एलिमेंट का तुम खोजो, जैसे स्कैंडियम का खोजो, एटॉमिक नंबर 21 का, इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है 44.956। अब बताओ 44.5 से ज्यादा संख्या न भाग गया, तो बताओ कितना लिखेंगे? तुम अपने कॉपी में क्या लिखे हो? 45। 45 पर कैलकुलेशन इजी होगा, इतना लिखेंगे तो कैलकुलेशन भारी होगा। तो थोड़ा हम चीज़ों को आसान कर रहे हैं। तो आप जब भी रट्टा मारिएगा तो जो लिखाया गया है वो रट्टा मारिएगा, कैलकुलेशन भी आपको इसी पर करना है। और यदि आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है और पीरियोडिक टेबल है, तो आप इसी विधि के द्वारा उस नंबर को सॉर्ट कर लेंगे, राउंड फिगर में ला देंगे। क्या ये बात अब आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अभी आप देख रहे थे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु का संकेत। अब इन सब बातों को आप समझ चुके हैं। अब हम यहां से समझेंगे आगे तत्व, यौगिक तथा मूलक। ये तीनों चीज केमिस्ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब इसी सब चीज से केमिस्ट्री बना ही है। तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे किसको? तत्व को। बाबू तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। देखो तत्व क्या होता है, सुनो पहले। 118 को परमाणु का खोज हुआ है, 118 तत्व का खोज हुआ है। अब मान लीजिए कि तुम लोहा का टुकड़ा लिया, तो लोहा के टुकड़ा में सिर्फ लोहा का परमाणु होगा, लोहा के परमाणु को छोड़ के कोई अलावा, इसके अलावा कोई दूसरा परमाणु नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सिर्फ लोहा का परमाणु है, इसके अलावा कोई परमाणु नहीं है। लेकिन यदि तुम बर्फ का टुकड़ा ले लो, तो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ किस चीज से बनता है? जल से, और जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो H2O में तो हाइड्रोजन तत्व भी है और ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये शुद्ध नहीं है, परमाणु के ख्याल से ये शुद्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दो तरह का परमाणु इसमें आ गया। तो दो तरह का परमाणु आ गया, तब हम इसको तत्व नहीं कहेंगे। एक ही तरह का परमाणु रहेगा तो तब हम इसको तत्व कहेंगे। जैसे तुम कॉपर का रॉड ले लो, कॉपर का तार होता है ना, छीलते हैं तो पीला पीला दिखता है अंदर में, वो शुद्ध कॉपर रहता है। तो शुद्ध कॉपर रहता है तो उसमें सिर्फ किस चीज का परमाणु होगा? कॉपर का। कॉपर कॉपर कॉपर, सिर्फ कॉपर परमाणु होगा। तो अब बताइए तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। और इसका गुण यह होता है कि काट दें, छांट दें तो भी इसके प्रॉपर्टी में, तोड़ दें तो भी इसके प्रॉपर्टी में अंतर नहीं आएगा। जो अंदर है वही बाहर है। आई बात समझ में? तो इसको सबसे पहले परिभाषा लिखे, तो इसका लिखेंगे। लिखो, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, ये हेडिंग डाल दो पहले और इसका परिभाषा लिखो। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण एक ही तरह के परमाणुओं से होता है। एक ही तरह के परमाणुओं से होता है। जिसका निर्माण एक ही तरह के परमाणुओं से होता है। हो गया लिखा हुआ यहां तक? अब सुनिए,
अब यदि आपसे कोई पूछे कि तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे? परमाणु। तो नीचे एरो देके आप ये भी लिख लीजिए, तत्व का सबसे छोटा कण, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। एग्जाम्पल, ये आपको लिखना नहीं है, अभी जो लिख रहे हैं ये लिखना नहीं है, ये सुनना है, समझना है। जैसे कहीं लिखा हुआ है Fe तत्व और कहीं लिखा हुआ है Fe परमाणु, तो कल तो हम इसके बारे में बताए थे कुछ कुछ। क्या बताए थे, याद करो? ये कौन सही है, दोनों या कोई एक? दोनों सही है। दोनों सही जरूर है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या मतलब है बताओ? यदि कहीं पर Fe तत्व लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि Fe तत्व Fe परमाणु के समूह को कहेंगे, यही ना इसका मतलब है। और कहीं पर लिखा हुआ है Fe परमाणु, इसका क्या मतलब? Fe तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा उसकी बात चल रही है। इसको हम देख नहीं सकते, जबकि इसको हम देख सकते हैं। लोहा का टुकड़ा देख रहे हैं, वो लोहा का तत्व है, लेकिन लोहा के परमाणु को आप खुली आंखों से देख नहीं सकते, वो इतना छोटा होता है कि वो दिखेगा नहीं। काम करना होता है आपको केमिस्ट्री में परमाणु पर, तो जो चीज़ दिखता नहीं है उस पर काम करना होता है, इसीलिए सब्जेक्ट थोड़ा भारी हो जाता है। इसीलिए एकदम बेसिक से पकड़े हैं, इसीलिए शुरुआत से इधर है। तो बताइए Fe तत्व यदि ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? या डायरेक्ट यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं Fe तत्व, ये क्या है? Fe परमाणु का समूह। अच्छा एक बात और, हम लोग सब दिन इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो हिंदी लिखते वक्त ना कभी कभी स्पेलिंग एरर हो जाता है। हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, इस सब में। तो यदि इस तरह का कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बोल सकते हैं, थोड़ा हम भी आपसे सीख लेंगे। और यदि नहीं, मतलब नहीं भी बोलते हैं, तो आपको जो सही लगे उसको आप लिख लीजिएगा। हालांकि बहुत रेयर गलती होगा, ऐसा नहीं है कि 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते बहुत मैनेज हो गया है, लेकिन अभी भी कभी कभी कुछ कुछ गलती हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा, इंग्लिश में तो कभी कोई गलती नहीं होगा, हिंदी में कभी कभार गलती हो जाती है, तो उसको देख लीजिएगा। अब जैसे समूह हम यहाँ पर लिखें, अब पता नहीं वो समूह ठीक है कि ये समूह ठीक है, हमको अभी तक नहीं पता कौन ठीक है। नीचे वाला देखे गलती हो न गया, इसीलिए हम आपको बोले थे, कन्फ्यूजन हुआ तो हम बोल दिए। तो Fe परमाणु का समूह, और यदि Fe परमाणु कहीं लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब Fe तत्व का सबसे छोटा कण। बात करते हैं। परमाणु इतना छोटा होता है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता है, उसका वेव बनता है, उससे पता चलता है कि वहाँ कुछ है। समझे? ये इतना ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों बात को लिख लीजिए, और यहाँ लिखिए, तत्व को आंखों से देखा जा सकता है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। परमाणु को पहले आप ये दोनों बात लिखिए जैसे लिखा हुआ है। लिखिए, तत्व को देखा जा सकता है, लेकिन
परमाणु को नहीं देखा जा सकता है। तत्व को देखा जा सकता है लेकिन परमाणु को नहीं देखा जा सकता है। इसका एक फोटो भी ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये लोहा का रॉड है। ये किस चीज का रॉड है? लोहा का रॉड, यानी Fe रॉड। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? तत्व। और यदि ये तत्व है तो इसमें किस चीज का परमाणु होगा? लोहा का परमाणु होगा। तो हम क्या करते हैं, गोल गोल घेर देते हैं। और ये सब किस चीज का परमाणु है? यदि आप लोहा का तत्व लिखे हैं तो ये परमाणु भी लोहा का होगा। सब का सब है Fe। केमिस्ट्री के पूरे बारीकी को समझिए। कुछ लोग इन सब चीजों को जानते होंगे तो हो सकता है कि आप 1-2 दिन बोर हो, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे अपने 5-6 दिन में लेवल पर आ जाएंगे। और इसी में से किसी एक को आप निकाल लीजिए। तो यही क्या है? Fe परमाणु। तो कोई एक निकला तो परमाणु हुआ, सब साथ है तो तत्व। बिल्कुल यही बात है यौगिक और अणु में, लेकिन उसका भी अपना परिभाषा है, अपना एग्जाम्पल है, अपना तरीका है समझने का। वहां भी आप यौगिक को देख सकते हैं लेकिन अणु को देख नहीं सकते हैं। तो अभी आप हेडिंग डाले हैं तत्व, यौगिक तथा मूलक। एक समझे हैं तत्व, अब हेडिंग डालिए यौगिक। स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे यौगिक। पहले आप ये बताइए कि यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ये सब छोटा मोटा आप हिंदी मीडियम में जरूर हैं, लेकिन कुछ वर्ड इंग्लिश में जरूर याद कीजिए। धीरे धीरे एक चीज देखो, एक बढ़िया बात बताते हैं तुमको, खास करके वो लोग जो काफी तेज हो पढ़ने में। साइंस का स्कोप हिंदी में बहुत ज्यादा नहीं है। तुम हिंदी में बोर्ड एग्जाम पास कर लो, बढ़िया है, समझ लो, बढ़िया है, लेकिन आगे चल के तुमको फिर इंग्लिश में जाना पड़ेगा। जैसे मान लो कल के डेट में तुम केमिस्ट्री में ऑनर्स करना चाहते हो, लड़की लोग कोई DLED BEd करना चाहती है। BEd करोगे तो वहाँ ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, या और भी जो है उतना देख लीजिए आपको जो करना है। मान लीजिए कि यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सब हिंदी में होता ही नहीं है। वो हिंदी सब मतलब हिंदी लैंग्वेज ही नहीं है वहाँ पर जाके, वो टोटली किस में होगा? इंग्लिश में। तो अभी क्या है ना कि धीरे धीरे मान लो 2-4 गो वर्ड सीखते जाएंगे धीरे धीरे, तो कल के डेट में यदि तुमको इंग्लिश भी पढ़ना हो तो कोई समस्या नहीं होगी। कल के डेट में तुमको BTech करना है, मेडिकल करना है, वो सब आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ इंग्लिश वर्ड को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यौगिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। ये तो खैर छोटा छोटा इंग्लिश वर्ड है, धीरे धीरे और भी चीज़ें आएंगी। अभी से तो आपको 2 साल रहना है यहाँ, यदि मन लगा के पढ़ेंगे आप तो इसके दौरान बहुत सारी बातें हैं। तो यौगिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम हो गया इसलिए